हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रिसिएशन के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड आर्टिकल मैंने अपने वेबसाइट में दे रखी है यहाँ पर। तो ये रही वो आर्टिकल। तो आप ज़रूर से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर इस आर्टिकल पे पहुँचें और इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अब वापस चलते हैं अपने वीडियो में। तो आप सभी को पता होगा डेप्रिसिएशन एक बहुत ही कॉमन टर्म है, अकाउंट्स में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो डेप्रिसिएशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता होगा कि डेप्रिसिएशन होता है एक रिडक्शन इन वैल्यू। रिडक्शन इन वैल्यू मतलब वैल्यू में गिरावट। किस चीज की वैल्यू में गिरावट? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स कह लेते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स ही मैं लिखूंगा अभी। अब फिक्स्ड एसेट्स में कौन से एसेट्स आएंगे? जो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट्स होते हैं लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, प्लांट मशीनरी वगैरह वगैरह, जिन्हें आप छू सकते हैं। टेंजिबल बेसिकली वर्ड का मतलब है कि ये फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, इन्हें आप छू सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल। ये सब, इन सब एसेट्स को आप छू देख नहीं सकते हैं, पर ये भी आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं। पर टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो इनमें से डेप्रिसिएशन की एक एक्सेप्शन है। ये जो लैंड होता है, लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई गिरावट नहीं होती और इसकी कोई एस्टिमेटेड लाइफ नहीं होती। ये कंटिन्यूअस पीरियड के लिए परपीचुअल एसेट है। ये कभी खराब नहीं होगा आपका और इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, तो इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। बाकी जो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह हो सकते हैं, फर्नीचर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा, व्हीकल्स वगैरह जो भी है, तो इन सब की क्या करनी पड़ती है हमें? डेप्रिसिएशन। अब क्यों करनी पड़ती है? क्यों रिडक्शन होती है डेप्रिसिएशन में? सॉरी, क्यों रिडक्शन होती है एसेट्स की वैल्यू में? रिडक्शंस के क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन में जो एसेट की वैल्यू हम रिड्यूस करते हैं उसका क्या कारण है। तो रिडक्शन इन वैल्यू किन कारणों से हो सकती है? तो सबसे पहले है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब पार्ट पुर्जे वगैरह खराब हो जाना। ठीक है, धीरे धीरे जब आप एसेट यूज करते हैं तो उसमें फिजिकल डिट्योरेशन होती है, उसकी हालत जो है दिन दिन खस्ता होती रहती है, जिसे हम कहते हैं ना, नए में बिल्कुल चंगी हालत होती है और धीरे धीरे हालत खस्ती होती रहती है। तो ये हुई वियर एंड टीयर। दूसरी कारण क्या है? इफ्लक्स ऑफ टाइम। अब इफ्लक्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट विथ पैसेज ऑफ टाइम। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ उनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, जैसे कि लीज। मान लीजिए आपने किसी से कोई लीज लिया हो या लीज प्रॉपर्टी ली हो, तो जैसे जैसे आपकी लीज खत्म होती जाएगी आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और थर्ड है ऑब्सोलिसेंस। अब बड़ा कठिन सा वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब क्या होना? सीधी सी बात में ऑब्सोलीट या बैकडेटेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटडेटेड हो जाना। ठीक है, तो ये ऑब्सोलीट कैसे हो जाती हैं एसेट्स, या आउटडेटेड कैसे हो जाती हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आज के दिनों में ऐसे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि प्रेजेंट डे में जो मशीनरी आपके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, वो फ्यूचर में जाके हो सकता है कि वो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए, उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। जैसे कि मोबाइल फोन्स में आप देख रहे हैं हर दिन नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स में आप देख रहे हैं हर दिन नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। पुराने सॉफ्टवेयर जो हैं, पुराने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नई नई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ रही हैं जो पुराने को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो इनकी यूजफुल लाइफ तो बहुत ज़्यादा होती है, पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि प्रैक्टिकली उनका कोई यूज़ बचता नहीं है। तो उस कारण से भी एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है, और कुछ और भी अदर रीजंस होते हैं। तो ये बेसिकली वो मेन कारण है जिनके कारण से जो रिडक्शन इन वैल्यू होती है फिक्स्ड एसेट्स में। अब डिप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट के रिडक्शन इन वैल्यू को हमें अकाउंट्स में क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है?
क्या जरूरत है डिप्रिसिएशन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की। ठीक है, तो अगर हम डिप्रिसिएशन को थोड़ा डेप्थ में समझें तो डिप्रिसिएशन का नेसेसरीली ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी एसेट के फिजिकल डिटियोरेशन या मार्केट वैल्यू के डिक्रीज के लिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन एक्चुअली हम चार्ज करते हैं किसी भी एसेट के जो कॉस्ट है इस कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। अब ये क्या चीज है, अब देखिए बात ऐसी है कि ये जो कॉस्ट हमने यहां पे लिखी है ये कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट की, और इसे एलोकेट करना है हमें ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो इट्स माने किसकी यूजफुल लाइफ, इट्स मतलब फिक्स्ड एसेट की यूजफुल लाइफ। तो अब ये कॉस्ट की एलोकेशन क्या चीज है इसे जरा डीपली समझना पड़ेगा। अब क्या होता है कि देख लिए, मान लीजिए हमने एक एसेट खरीदा है, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलेंगे। अब हमने यहाँ पर मशीन खरीदी है, एक मशीनरी कुछ खरीदी है, और वो उसको खरीदा है हमने ईयर मान लीजिए 2000 में खरीदा है। ठीक है, तो ईयर 2000 में हमने एक नई मशीन खरीदी है जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख में हमने एक नई मशीन खरीदी साल 2000 में, और मान लीजिए कि इस मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो है 10 ईयर्स। मैं बिल्कुल सिंपल फिगर्स ले रहा हूं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। हाँ, तो 10 साल जो है इस मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। हम इस मशीन को 10 साल तक यूज कर पाएंगे और अपने बिजनेस में बेनिफिट ले पाएंगे। तो हम मशीन किस लिए यूज करते हैं, हमारे बिजनेस में किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए या किसी भी और प्रोसेस के लिए जो हमारे बिजनेस को एडवांटेज देती है। ठीक है, बिजनेस करने में हेल्प करती है। तो हर वो एसेट हम खरीदते हैं, कोई भी एसेट जो बिजनेस में हम खरीदते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, सर्विसेज। अब आप मान लीजिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उससे आपने 10 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम एक बार में खरीद लिया, 10 ईयर्स का। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिया, ये प्रीमियम नहीं है ये पॉलिसी होगा। तो आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से 10 साल की पॉलिसी एक बार में खरीद ली, और इन 10 साल के लिए टोटल प्रीमियम आपने एक बार में ही पे कर दी। रुपीस मान लीजिए कि 10,000 ही पकड़ते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो 10,000 रुपए आपने प्रीमियम पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी से अपने बिजनेस में किसी एसेट को या स्टॉक को इंश्योर करने के लिए। और ये 10,000 रुपए की प्रीमियम जो आपकी 10 साल वैलिड है, तो आप क्या पूरे 10,000 रुपयों को एक ही बार में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर के हिसाब से शो कर देंगे? आप नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप करेंट ईयर की जितनी एक्सपेंडिचर रिलेट करती है, हमने फाइनल अकाउंट्स में भी ये पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट में कि जो, और एक्रूअल कंसेप्ट में भी ये होता है कि जो इस 10,000 में से हमारी जितनी एक्सपेंडिचर करेंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती है उतनी हम ले लेंगे पीएल में। ठीक है, और बाकी जितनी एक्सपेंडिचर हमारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, यानी कि आने वाले सालों में हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है ये 10 साल का प्रीमियम है, और हम सिर्फ करंट ईयर वाला पार्ट, मान लीजिए कि एक साल के लिए 1,000 रुपए बनते हैं, तो करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 1,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, और बाकी के जो 9,000 हैं उसे हम बैलेंस शीट में एज अ प्रीपेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो हमारा एक एसेट ही होता है। तो सिमिलरली आप एसेट के केस में देखिए कि जब आपने एक एसेट खरीदा है तो एसेट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एसेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सर्विसेज। ठीक है, और ये सर्विसेज आपको मान लीजिए 10 साल तक मिलेंगी, 10 ईयर्स तक। ठीक है, और आपने एसेट के लिए पे किया है रुपीज 10 लैक्स, 10 लैक्स। हाँ, तो अगर आप 10 साल में, जो 10 साल इस एसेट की यूजफुल लाइफ है, अगर इसके कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तो हर साल का आपका कॉस्ट कितना आ जाएगा, हर साल का कॉस्ट पर ईयर आ जाएगी ₹1 लाख, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स। तो कॉस्ट पर ईयर 1 लाख है, तो हमने यहां पे लिख के रखा था एग्जाम्पल, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मशीनरी हमने खरीदी 2000 में, तो मैं बनाता हूं ये हमें हमारा टाइमलाइन, और ये हो गई 2010। तो हमने मशीन खरीदी है यहाँ पे
परचेज किया है मशीन को 10 lakhs में और हम इसे 10 सालों तक यूज करेंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो गैप्स हैं बीच में, ये है हमारी अकाउंटिंग पीरियड्स जो इन इसके बीच में, तो 10 अकाउंटिंग पीरियड्स होनी चाहिए, पता नहीं 10 है भी कि नहीं, जो भी है। और यहाँ पे हमारी एसेट की एंड हो जाएगी, मतलब एसेट डेड हो जाएगी और उसका कोई यूज नहीं बचेगा। तो हम उस एसेट की जो कॉस्ट हमने पे की है 10 लाख, इसको रिकवर कर पाएंगे इन 10 ईयर्स में। तो हर साल हम कितना बेनिफिट एंजॉय कर पाएंगे इस एसेट से? हर साल बेनिफिट एंजॉय कर पाएंगे 1 लाख का, 1 लाख। ठीक है, तो हर साल 1 लाख की बेनिफिट हम एंजॉय कर पाएंगे। ऐसे करके हर साल 1 लाख की बेनिफिट एंजॉय करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो 1 लाख की बेनिफिट हम हर साल एंजॉय करेंगे, तो 1 लाख का एक्सपेंडिचर भी जो है हमारा कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है इसको जो हमको 1 लाख करके हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एसेट खरीदते हैं तो आप इस पूरे पैसे को कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज मतलब आप इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। होता है ना, जब हम एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट होती है टू कैश या बैंक, जो भी हो आपने जिसमें भी पेमेंट किया हो। तो एसेट अकाउंट डेबिट होना मतलब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक पैसा भी नहीं गया, एक पैसा भी एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं हुई। कैश आउटफ्लो आपकी हो रही है एसेट खरीदने में, पर एक पैसा भी इस कैश आउटफ्लो का आपके पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। टोटल पैसे जो हैं आपके वो कैपिटलाइज हो गए हैं, एसेट अकाउंट में चले गए हैं, बैलेंस शीट की आइटम बन चुकी है। अब क्या करना है, ये फिगर आपकी बैलेंस शीट में अपीयर करेगी। अब हर साल जैसे आप एसेट को थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, उसकी कॉस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते जाएंगे। अब 2000 से लेके 2001 तक में 1 लाख बुक करेंगे, 2001 से 2002 की आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें फिर 1 लाख बुक करेंगे, फिर 2002 से 2003 तक की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें फिर 1 लाख बुक करेंगे। ऐसे करके जब तक आपकी एस्टिमेटेड लाइफ की एंड नहीं हो जाती है तब तक आप हर साल 1-1 लाख करके बुक करते रहेंगे। तो आपका होगा क्या, आपकी एसेट अकाउंट से बैलेंस कम होती रहेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कॉस्ट चार्ज होती रहेगी। तो पहले साल के एंड में जब आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर चुके होंगे तो 2001 में क्या होगा, 2001 में आपकी एसेट की वैल्यू रह जाएगी 9 lakhs और आपके पीएल में खर्चा बुक हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ऐसे करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपकी एसेट की वैल्यू हर साल 1 लाख से कम होती जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल खर्चा 1 लाख का रिकॉग्नाइज होता रहेगा। मतलब हो क्या रहे हैं आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, ये जो 10 लाख रुपए आपने 2000 के बिगिनिंग में पे किए थे, ये जो कैश 10 लाख रुपए अपने एसेट को खरीदने के लिए, ये खर्चा नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो कि एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में धीरे धीरे बुक कर रहे हैं। क्योंकि बेनिफिट जो है एसेट से आप पूरे ईयर 2000 में एंजॉय नहीं कर ले रहे हैं। एसेट की जो टोटल एक्सपेंडिचर आपने 10 लाख की थी उसकी बेनिफिट पूरे 1 साल में एंजॉय नहीं हो रही है, वो 10 साल में एंजॉय हो रही है। तो कॉस्ट को भी हम 10 साल में एलोकेट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे ताकि हमारी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस मैच हो सकें एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा लगता है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, मैंने तो बहुत ही कोशिश की है कि आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ये टॉपिक। तो ये तो हो गई पहली पॉइंट जो हमने बताई थी कि क्यों हम डिप्रिसिएशन करते हैं। तो पहला पॉइंट जो था वो था हमारे फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ये कारण तो फिर भी लोग जानते हैं पर इस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है वो है आपको फंड एक्यूमुलेट करना है। तो फंड एक्यूमुलेशन, अब ये क्या चीज है भैया, फंड एक्यूमुलेशन मतलब क्या, डेप्रिसिएशन से कैसे फंड एक्यूमुलेट हो सकता है? तो डेप्रिसिएशन करने का सिर्फ कॉस्ट को एलोकेट करने का हमारा मोटिव नहीं होता है, एक और मोटिव होता है, वो है फंड को एक्यूमुलेट करना। अब किसके लिए हम फंड एक्यूमुलेट करेंगे? एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो देख लीजिए, ये जो हमारी 2000 ईयर में हम फिर से टाइमलाइन बना रहे हैं और ये 2010 है।
तो साल 2000 में हमने एक एसेट को खरीदा था 10 लाख रुपए में, ठीक है, और ये 2010 तक चलेगी और यहाँ पे जाके एसेट जो है वो खत्म हो जाएगा, एसेट की एंड आ गई। तो अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एक न्यू एसेट चाहिए या न्यू मशीन चाहिए। अगर आप न्यू मशीन नहीं लेंगे इस पॉइंट पे तो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस ही बंद हो जाएगी। जिस एसेट को यूज करके आप प्रोडक्शन करते थे वो आपकी 10 साल चलेगी, तो 10 साल बाद तो आपको एक नया एसेट खरीदना पड़ेगा। तो इस नए एसेट के लिए आप 10 साल बाद पैसे कहां से लाएंगे? क्या आपने कोई अलग से इन्वेस्टमेंट कर रखी है नया एसेट खरीदने के लिए? नहीं कर रखी। तो ये पैसे आपको कहां से मिलेंगे? ये पैसे आपको डिप्रिसिएशन देगा, ठीक है। ये जो फंड चाहिए इस एसेट को खरीदने के लिए, ये जो आप बीच में डिप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, हर साल जो आप डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन इस एसेट की जो आपने यहां पे खरीदा था, इस एसेट की जो आप डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये डिप्रिसिएशन आपको नया एसेट खरीदने के लिए फंड देगा। मैं बता देता हूं आपको, और कैसे देगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, बेसिकली डिप्रिसिएशन जो होता है ना, डिप्रिसिएशन, मार्क माय वर्ड्स, ये एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश मतलब क्या? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पी एंड एल अकाउंट, इसके डेबिट साइड में बहुत सारे एक्सपेंडिचर के आइटम्स आते हैं, और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर्स के आइटम जो होते हैं वो कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिसमें हमें कैश पे करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी हो, आपको कैश पेमेंट करना पड़ता है। और ये डेबिट साइड हो गया, एक्सपेंडिचर वाला साइड। और क्रेडिट साइड में आप जो इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं वो भी आपकी कैश इनफ्लो को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम्स में आपने सेल रिकॉर्ड की है, ठीक है, तो सेल मतलब क्या? आपकी कैश इनफ्लो आ रही है, ठीक है। अगर कैश इनफ्लो नहीं भी आए तो क्रेडिट सेल्स के केस में आपके डेटर्स बनते हैं, और डेटर्स भी बाद में जाके आपको कैश दे ही देंगे। तो इनकम्स में जो भी आप लिख रहे हैं उससे डायरेक्ट रिलेशन है आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो का। और कुछ एक्सपेंडिचर्स आप ऐसे भी लिखते हैं डेबिट साइड में जिसका डायरेक्ट रिलेशन है आपके बिजनेस के कैश आउटफ्लो का। तो ये एक्सपेंडिचर्स जो हैं आपके, ये करेंगे कैश आउटफ्लो, और ये इनकम्स जो हैं ये करेंगी कैश इनफ्लो, ठीक है। अब होता क्या है कि आप डिप्रिसिएशन को भी यहां पर पीएल के डेबिट साइड में लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं बताइए? लिखते हैं ना। तो लिखने से क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो घट जाता है। नेट प्रॉफिट घट जाता है कि नहीं? मान लीजिए आपकी इनकम्स जो है वो आपने यहां पर 1000 रिकॉर्ड की है, ठीक है, और आपकी ये जो कैश एक्सपेंडिचर वाली आइटम्स हैं ये मान लीजिए कि 700 रुपए की टोटल आई है। तो अगर आप डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते तो आपकी प्रॉफिट कितनी आती? 300 आती। 1000 से 700 माइनस हुए, ठीक है। पर आप बुक्स में डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें तो मान लीजिए आपने 100 रुपए की डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, तो ये जो 100 रुपए की डिप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की उसके कारण से आपका प्रॉफिट जो है 300 से घट के कितना हो जाएगा? 200। लेकिन इस 100 रुपए की डिप्रिसिएशन के लिए आपको कोई भी कैश किसी को पे करना नहीं पड़ा। क्या आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करने के लिए 100 रुपए किसी को देने पड़े? नहीं देने पड़े। और आपका खर्चा भी जो है रिकॉर्ड हो गया, तो उसके कारण आपकी प्रॉफिट कम हो गई। अब प्रॉफिट कम हो गई तो क्या हुआ? जो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बिजनेस का ओनर ले जाता है, ठीक है। तो ओनर जब डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 300 रुपए बिजनेस से प्रॉफिट के तौर पे नहीं ले पा रहा है, सिर्फ 200 रुपए ही ले रहा है, क्योंकि 100 रुपए तो डिप्रिसिएशन ने आपके प्रॉफिट कम कर दिए। तो बिजनेस क्या कहेगी ओनर से कि प्रॉफिट तो सिर्फ 200 रुपए है भैया, आप 200 रुपए ही ले सकते हो, 300 रुपए तो नहीं ले सकते बिजनेस से। तो यहां पे हमारी प्रॉफिट भी कम हो गई, हमें ओनर को 300 रुपए की जगह सिर्फ 200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े एज एज प्रॉफिट। तो आपका 100 रुपए जो है ना, ये 100 रुपए जो आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था अपने पीएल अकाउंट में, ये 100 रुपए आपके बिजनेस में रिटेन हो गए। रिटेन हो गए मतलब ये पैसे बिजनेस ने बचा लिए, रिटेन्ड इन बिजनेस। तो ये पैसे आपके बिजनेस ने बचा लिए, अपने पास रख लिए।
ओनर को प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ा। बड़ी बड़ी कंपनीज में डिविडेंड देते हैं, आपको पता होगा। तो डिविडेंड देने से पहले वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं वो डिप्रिसिएशन घटा के आती है। तो उस प्रॉफिट से डिप्रिसिएशन घटा हुआ होता है। तो जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसमें प्रॉफिट डिप्रिसिएशन पहले से घटा हुआ होता है, तो प्रॉफिट्स की फिगर जो है डिप्रिसिएशन कम कर देती है। तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो तो किसी को कैश में पेमेंट करनी पड़ नहीं रही है बिजनेस को, ठीक है। तो ये पैसे बिजनेस के पास बच गए, अपने पास रह गए। तो इस पैसे को ही धीरे धीरे बिजनेस हर साल 100 रुपए, अब ये मान लीजिए 100 रुपए इस साल बचाएं, तो अगर आप इसको 10 साल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके 1000 रुपए बच जाएंगे। तो हमारे केस में जो हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे 10 लाख की एसेट थी और हर साल हम डिप्रिसिएशन कर रहे थे ₹1 लाख, ठीक है। तो हर साल बिजनेस 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से साइड बचा ले रही है और अपने पास रख ले रही है। तो 1 लाख करके अगर आप 10 साल तक बचा लें, अगर आप 1 लाख करके 10 साल तक बचा लें तो आप कितने रुपए बचा लेंगे? 10 लाख। तो 10 लाख की आपके पास एक एक्यूमुलेटेड फंड हो जाएगी बिजनेस के अंदर, जो कि दिखाई तो किसी को नहीं दे रही है पर बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में इंक्लूडेड है या बिजनेस के कैपिटल में इंक्लूडेड है। जो बिजनेस में रोल ओवर हो रही है ना पैसे, उसमें इंक्लूडेड है ये पैसे। तो इस फंड को आप यूज करके नया एसेट जो है वो खरीद सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, आशा करता हूं कि कैसे डेप्रिसिएशन जो है वो फंड एक्यूमुलेट करने में हेल्प करती है एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए। आज के वीडियो में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।